ये फिल्म चक नॉलेन की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जो एक आइलैंड में फंस गए और वहाँ वो 4 साल तक रहे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वो उस आइलैंड में फंसे और कैसे वो 4 साल तक जिंदा रहे और अंत में कैसे वो उस आइलैंड से बाहर निकल पाए। ये कहानी है फेडेक्स कुरियर कंपनी के एम्प्लॉय चक की, जो अपने काम में बहुत ही सीरियस होता है और वो ऑब्सेस्ड होते हैं कि हर एक कुरियर, हर एक पैकेट टाइम पर पहुंचे, और इसीलिए वो अलग अलग कंट्री विजिट करते हैं जहां भी उनकी ब्रांचेस होती हैं, और वहां के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उन्हें मोटिवेट करते हैं और उन्हें टाइम की वैल्यू बताते हैं। साथ ही में चक एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम कैली है, और कैली भी चक से बहुत प्यार करती है और ये दोनों बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, वो देश विदेश घूमते रहते हैं और इसी वजह से अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई। अब क्रिसमस आने वाला है, लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि उसे फेडेक्स कंपनी का वहाँ पे बहुत ही जरूरी काम है। लेकिन वो बोलता है कि मैं न्यू ईयर ईव पर यहाँ पर आ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कैली बोलती कि क्रिसमस का क्या, लेकिन चक उसे मना लेता है और कैली भी मान जाती है, और जाते हुए चक उसे क्रिसमस का गिफ्ट देता है और कैली भी उसे क्रिसमस का गिफ्ट देती है, जो कि एक घड़ी होती है और उस घड़ी में कैली की फोटो भी होती है। चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और जब उनका प्लेन पैसिफिक महासागर के ऊपर से उड़ रहा होता है तभी वहां पर बहुत जोर से तूफान आता है और उस तूफान में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। क्योंकि ये फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है तो इसमें 4 ही लोग होते हैं और बाकी लोगों का सामान होता है, पार्सल होते हैं। इनका प्लेन पैसिफिक ओशियन में गिर जाता है और गिरने के बाद इसमें सिर्फ एक ही इंसान बचता है, वो होता है चक। चक एक एयरपोर्ट पर बैठता है और समंदर का तूफान उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है, और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो एक टापू पर होता है। उस टापू पर वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। वहाँ नारियल के पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, लेकिन उस टापू पर उसे कोई इंसान नहीं दिखता। वो जोर जोर से आवाजें भी लगाता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो रेत पर HELP लिख देता है बड़ा बड़ा, ताकि ऊपर से कोई प्लेन उड़े, शायद उसकी नजर उस पर पड़ जाए। रात हो जाती है और चक सो जाता है। जब सुबह चक उठता है तो जो उसने रेत पे HELP हेल्प लिखा होता है वो मिट चुका होता है, और इसके बाद चक लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे ढूंढने जरूर लोग आएंगे, और जब वो लोग आए तो उन्हें इस निशान को देखकर ये पता चल जाए कि चक यहीं पर है और उसे हेल्प की जरूरत है। अब चक के साथ इस टापू पर बहकर फेडेक्स कंपनी के कुछ पैकेट्स भी आ चुके हैं, लेकिन उनमें कुछ भी खाने का सामान नहीं होता। इसी बीच चक को कई बार आहट भी सुनाई देती है, और जब वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है और वो समझ जाता है कि ये नारियल गिरने की आवाज थी। अब चक को क्योंकि पानी की जरूरत है और वो समंदर का पानी नहीं पी सकता, तो उसके पास पानी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है नारियल पानी। वो बहुत सारे कच्चे नारियल इकट्ठे कर लेता है, लेकिन नारियल को फाड़ना, उसका कवर निकालना इतना आसान नहीं होता। इसमें चक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और बाद में एक नारियल को निकाल भी लेता है, लेकिन उसमें छेद करना, उससे पानी पीना ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फाइनली चक एक नारियल में छेद करके उससे पानी पीना सीख जाता है। अब चक के पास पानी पीने के लिए नारियल है। अब चक को यहाँ पर 2-3 दिन हो चुके हैं और उसके पैरों में जूते नहीं होते, और जब वो पानी में चलता है तो पानी में जो पत्थर होते हैं उससे उसके पैर में बहुत तकलीफ हो रही होती है और उसके पैर से खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद चक अपनी पैंट को आधा फाड़ के अपने पैरों पे लपेट लेता है, क्योंकि उसे ऊपर एक बहुत बड़ी चोटी दिखती है जो बहुत ऊंची होती है, और वो ये तय करता है कि वो उस चोटी पर जाएगा और चारों तरफ का जायजा लेगा कि एग्जैक्टली वो है कहाँ पर। और जब वो उस चोटी पर जाता है तो उसे समंदर में कोई दिखता है। वो जल्दी जल्दी नीचे आता है और उस चीज के पास जाता है, और जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि वो उसी के प्लेन के एक पायलट की डेड बॉडी होती है। ये देख के चक को बहुत दुख होता है और चक उसे दफना देता है, लेकिन दफनाने से पहले वो उसके जूते और उसके पास एक टॉर्च होती है वो रख लेता है, क्योंकि यही 2 चीज उसके पास थी जो चक के काम की थी। अब चक को इस बीच पर, इस टापू पर बहुत दिन हो चुके हैं और वो अकेला है, लेकिन धीरे धीरे वो इस टापू पर रहना सीख भी रहा है। उसने सीख लिया है कि पत्तों पे जो रात को ओस का पानी गिरा होता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। इसी के साथ वो अपनी भूख मिटाने के लिए मछली मारना भी सीख रहा होता है। वो एक लकड़ी को पैना करके उससे मछली मारने की कोशिश करता है। दरअसल एक बहुत पुरानी टेक्निक होती है जो आदिवासी किया करते थे, और चक उसी टेक्निक के जरिए मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उसके पास इस टापू में खाने के लिए सिर्फ क्रैब है, नारियल पानी है और ओस का पानी जो रात को पत्तों में जम जाता है, यही सब उसके खाने के लिए इस टापू पर है। अब एक रात को उसे एक शिप दिखता है जो समंदर में होता है। उसे देख के चक बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन इतनी दूर तक आवाज पहुंचाना नामुमकिन है। वो टॉर्च जलाकर उन्हें इशारा करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इतनी दूर से टॉर्च की रोशनी को देखना भी नामुमकिन है। और अगली सुबह
चक ये फैसला करता है कि जो उसके पास एयरबोट होती है जिसमें बैठकर वो इस बीच तक पहुंचा होता है, वो उस एयरबोट पर बैठकर इस बीच से निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर कोई आने वाला भी नहीं है। अब जब वो उस एयरबोट से वहां से निकलने की कोशिश करता है तो वहां पर उसका सामना होता है बड़ी बड़ी लहरों से, और वो लहरें उसे समंदर में जाने नहीं देती बल्कि वापस बीच पे धकेल देती हैं, और इसी दौरान उसके पैर में भी चोट लग जाती है और बहुत खून निकलता है और चक वापस बीच पर आ जाता है। इसी दौरान एक रात को बारिश भी हो जाती है और चक वहां पर एक गुफा होती है उसके अंदर चला जाता है और टॉर्च जलाता है, और रात को टॉर्च जला के सो जाता है। जब सुबह उठता है तो टॉर्च के सेल खत्म हो चुके हैं और अब चक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है, और उसे ये भी नहीं पता कि आग कैसे जलाते हैं। अब वो उन बॉक्सेस के पास जाता है जो फेडेक्स के होते हैं और जो तैर के इस किनारे पर आए होते हैं। वो एक एक करके सारे बॉक्सेस खोलता है, उसमें उसे बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन उसके काम की एक दो ही चीजें होती हैं। एक उसे जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के होते हैं और जिसके नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं, वो उनके ब्लेड्स निकाल लेता है, और अब उसके पास एक चाकू टाइप की चीज है जिससे वो नारियल को आराम से फाड़ सकता है और किसी भी चीज को शार्प कर सकता है। वो एक लकड़ी को शार्प करता है, उसे एक औजार की तरह बना लेता है, और इस बार दोबारा वो मछलियों को और केकड़ों को उससे पकड़ने की कोशिश करता है और वो मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। हालांकि केकड़े तो उसे पहले भी किनारे पे मिल जाते थे, लेकिन मछली को पकड़ना लगभग नामुमकिन। इसके आगे चक के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता, और इसीलिए अब उसे आग की जरूरत है, और वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है। उसमें उसके हाथ भी छिल जाते हैं, लेकिन चक को कामयाबी नहीं मिलती। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो नारियल छिल रहा होता है, तभी उसको आइडिया आता है कि अगर दो लकड़ियों को मैं आगे पीछे घिसूं तो शायद आग जल जाए, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से वो लकड़ी से आग जलाने की कोशिश कर रहा था उससे उसके हाथ छिल गए थे। अब वो दूसरी तरह से ट्राई करता है और बहुत मुश्किलों के बाद आग जल जाती है, और आग जलने के बाद चक बहुत खुश हो जाता है, और इस टापू पे आने के बाद पहली बार उसे खुशी मिली है। इसी के साथ वहां पर जो सामान पड़ा होता है उसी सामान में एक फुटबॉल भी होती है, और उस फुटबॉल पे चक का ब्लड लगा होता है। वो उस पर आंख, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है, और उस फुटबॉल पे विल्सन लिखा होता है तो वो उसे विल्सन कह के बुलाता है। और अब चक का इस टापू पे एक दोस्त भी है और वो है फुटबॉल। चक को यहाँ पर एक चीज और बहुत तकलीफ दे रही होती है, और वो था उसके दांत का दर्द। और उसके दांत का दर्द बहुत पहले से था, लेकिन वो हमेशा डॉक्टर के पास जाने से कतराता था, और अब उसे किसी भी हाल में इस दांत को तोड़ना है, और वो बहुत मुश्किल से अपने दांत को तोड़ता है और तोड़ने के साथ ही बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और आज चक को इस टापू पे पूरे 4 साल हो चुके हैं, और इन 4 सालों में चक का पूरा हुलिया बदल चुका है। पहले वो मोटा हुआ करता था, आज वो बिल्कुल पतला है, उसकी दाढ़ी बहुत लंबी है, उसके बाल बड़े बड़े हैं, और चक अब इस टापू में पूरी तरह से जीना सीख चुका है। वो दूर से डंडी फेंकता है और उसमें मछली आकर अटक जाती है, यानी कि वो मछली को दूर से ही मार देता है, क्योंकि 4 साल से निरंतर प्रयास कर रहा है। और अब इस टापू के वातावरण, यहाँ की जिंदगी से चक पूरी तरह से घुल मिल चुका है, और वहीं विल्सन और चक की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी है। विल्सन को चक सारी बातें बताता है, उससे दिन भर बातें करता रहता है। एक सुबह चक मछली खा रहा होता है, तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है, और जब वो भाग के बाहर जाता है तो वहां पर एक स्टील की शीट होती है, और उस शीट को देखकर उसे आइडिया आता है कि मैं इसकी मदद से इस टापू से निकल सकता हूँ। दरअसल इस टापू से आगे समंदर में निकलने के लिए जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो थी समंदर की लहरें। जब भी चक समंदर में जाने की कोशिश करता, वो लहरों से वापस फेंक देती, और इसी वजह से चक पिछले 4 साल से इस टापू से निकल नहीं पाया। अब वो बड़े बड़े नारियल के पेड़ काटता है और उन्हें किनारे पे ले जाता है और उससे एक बेड़ा बनाता है। हालांकि बेड़ा बनाना इतना आसान नहीं था, उसे इसमें बहुत मुश्किलें आती है, और वो ये तय करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तब वो यहाँ से निकल जाएगा, और जो उसे शीट मिली थी उसे हवा के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा ताकि उसके बेड़े को धक्का मिल सके। जैसा कि पुराने जमाने में लोग अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए पर्दों का इस्तेमाल करते थे, चक उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस बेड़े को बनाता है। और अब वो वक्त आता है जब हवा का रुख बदल जाता है। चक अपने दोस्त विल्सन को अपने बेड़े में रखता है और वहां से निकल जाता है। अब उसे बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चक उन लहरों को पार कर जाता है और उसके बाद वो बहुत खुश होता है। लेकिन अभी भी अनंत समंदर आगे है, उसे कुछ नहीं पता कि उसे जमीन कब मिलेगी या कोई शिप उसे कब मिलेगा। बस चक उस टापू को छोड़कर अब निकल चुका है। पिछले 4 सालों से चक उसी टापू पर था, और आज उस टापू से निकलने के बाद उसके अंदर एक उम्मीद है कि शायद
वो घर पहुंच जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। समंदर में उसे बारिश का, तूफान का, इन सब का सामना करना पड़ता है। हालांकि खाने के लिए मछली पकड़ लेता है और बारिश का पानी पीने के लिए जमा कर लेता है। उसने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे नारियल रखे होते हैं, तो जब भी बारिश होती है तो उनमें पानी भर लेता है और उसे बचा के रखता है ताकि वो बाद में पी सके। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिससे चक पूरी तरह से टूट जाता है। उसका दोस्त विल्सन, जो कि एक फुटबॉल है, वो पानी में गिर जाता है और जब तक चक को पता चलता है विल्सन उससे काफी दूर जा चुका होता है। लेकिन फिर भी चक पानी में कूद जाता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहता है। और वापस अपने बेड़े में आने के बाद चक बहुत रोता है, क्योंकि विल्सन ही वो था जिससे वो पिछले 4 सालों से बातें कर रहा था और विल्सन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। शायद ये बात आपको अजीब सी लगे कि एक फुटबॉल के जाने से चक को इतना दुख क्यों हुआ, लेकिन चक के लिए विल्सन एक फुटबॉल नहीं था। वो पिछले 4 सालों से उससे बातें कर रहा था। वो उसके लिए एक अस्तित्व था, इसीलिए वो उससे इमोशनली कनेक्टेड था। और एक यही वजह होती है कि चक को विल्सन के जाने का बहुत दुख होता है। इसके बाद चक अपने आगे का सफर जारी रखता है और कुछ दिनों के सफर के बाद जब चक पूरी तरह से थक चुका है, टूट चुका है, एक कार्गो शिप उसके सामने से गुजरता है और वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब चक अपने घर, अपनी जगह पर वापस लौट चुका है। लेकिन वापस लौटने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उन लोगों ने, जो उसके फैमिली मेंबर्स थे या उसके दोस्त थे, उन्होंने ये समझा था कि चक मर चुका है और वो उसका फ्यूनरल भी कर चुके होते हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो उससे बहुत प्यार करती थी और चक भी उससे बहुत प्यार करता था, उसकी शादी हो चुकी है और अब उसकी एक बेटी भी है। चक कैली से मिलने भी जाता है और कैली उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले से लगा लेती है। लेकिन कैली का अब अपना एक परिवार है, इसलिए वो चक के साथ नहीं जा सकती और वो ये तय करते हैं कि अब उन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। चक को कैली ने घड़ी दी थी जो उसके साथ उस आइलैंड पे भी थी। वो घड़ी वो उसको वापस कर देता है, क्योंकि वो कैली के खानदान की घड़ी होती है। चक बोलता है कि परिवार की धरोहर परिवार के पास ही रहनी चाहिए। लेकिन चक कैली की फोटो अपने पास रख लेता है और जाने से पहले कैली उसे बोलती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। चक बोलता है आई एम सो सॉरी। कैली बोलती है कि मैं भी। और जाने से पहले चक को कैली एक किस करती है, क्योंकि वो आज भी उसे प्यार करती है। लेकिन वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती और चक भी नहीं चाहता कि कैली अपना परिवार छोड़कर मेरे साथ आए। कैली के पास चक की एक गाड़ी भी होती है जिससे चक की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। कैली उस गाड़ी को चक को वापस कर देती है और चक उसमें बैठ के वहां से निकल जाता है। लेकिन जब चक थोड़ा सा आगे क्या होता है, कैली पीछे खड़ी होकर देख रही होती है और उसे चक के जाने का बहुत दुख हो रहा होता है। उसे लगता है कि कुछ छूट रहा है। वो चक का नाम पुकारते हुए भागते हुए उस गाड़ी के पीछे जाती है और चक भी गाड़ी वापस लेकर आता है, उसे गले से लगा लेता है। कैली बोलती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, तुम वापस आओगे, लेकिन सब लोगों ने कहा कि मुझे सोचना बंद करना पड़ेगा। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम ही मेरा पहला प्यार हो। चक बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं। चक उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि चक और कैली अब यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो कुछ देर सोचते रहते हैं। उसके बाद चक बोलता है कैली तुम अपने घर वापस जाओ और चक उसे उसके घर तक छोड़ देता है। इसके बाद ये दिखाते कि चक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है और वो बहुत दुखी है और वो उसे बताता कि शायद मैं उस आइलैंड पे मर जाता या आत्महत्या कर लेता। और मैंने आत्महत्या करने का सोचा भी, मैंने एक रस्सी बनाई और फांसी लगाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कैली के पास वापस आना था, मुझे जिंदा रहना था और इसीलिए बस मैं सांस लेता रहा। शायद मैं बीमार भी पड़ जाता, लेकिन मैं सिर्फ कैली के लिए जिंदा रहा। और आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। हालांकि इस पूरी मूवी में कैली और चक का लव एंगल बहुत ज्यादा नहीं दिखाया, लेकिन इससे ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार था और ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन वक्त ने, सिचुएशन ने कैली को अपने रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर दिया था और उसने शादी कर ली थी और अब चक अकेला था। लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ना ही होता है और अंत में ये दिखाते हैं कि चक के पास आज भी एक पैकेज है जो उस आइलैंड से बचा के लाया है। जब उनका जहाज डूबा था तो बहुत सारे पैकेजेस किनारे पे आ गए थे और उसमें से एक पैकेज आज भी उसके पास है जिस पर विंग्स बने हुए, एंजल के विंग्स। दरअसल ये उस आइलैंड पे उसके पास लास्ट पैकेज होता है जिसे उसने खोला नहीं होता और वो ये सोचता है कि अगर वो घर जाएगा तो इस पैकेज को जरूर डिलीवर करेगा, क्योंकि वो अपने काम में बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। और कहीं ना कहीं एक ये भी कारण था कि उसने अपने आप को जिंदा रखा, क्योंकि उसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। और वो ये पैकेज वापस करने आता है, लेकिन घर पे कोई नहीं होता, तो वो उस पैकेज को दरवाजे पे रख देता है और उसपे एक नोट लिख देता है कि दिस पैकेज सेव्ड माय लाइफ, थैंक यू चक नॉलैंड, और वहां से चला जाता है। और इसके बाद ये दिखाते हैं कि वो एक चौराहे पे खड़ा है जहाँ पर वो कंफ्यूज है कि वो जाए कहाँ, और वो मैप देख रहा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है, वो बोलती है कि शायद तुम खो गए हो। चक बोलता है वाकई,
वो कहती कि कहाँ जा रहे हो। चक बोलता है कि मैं यही डिसाइड कर रहा था। इसके बाद वो लड़की चारों रोड्स का उसको रास्ता बताती कि कौन सी रोड कहाँ जा रही है और वो वहां से निकल जाती है। और उसके ट्रक पे भी वही विंग्स बने होते हैं जो उस पैकेज पे बने होते हैं और वो भी उसी तरफ जाती है जहाँ से चक अभी पार्सल को डिलीवर करके आया है। और इसके बाद चक उसके ट्रक को जाता हुआ देखता रहता है और स्माइल करता है। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसके घर में चक अभी अभी पार्सल को ड्रॉप करके आया है। और जब फिल्म शुरू होती है तो फिल्म की शुरुआत में भी यही घर दिखाते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है डिक और बेटीना। लेकिन जब चक 4 साल बाद वहां जाता है तो उसके ऊपर डिक नहीं लिखा होता, सिर्फ बेटीना लिखा होता है।